नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। केंद्र सरकार ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलें सार्वजनिक कर दी। इन फाइलों में नेताजी की मृत्यु के बारे में लिखी गई सरकारी चिट्ठियों का जिक्र है। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक ऐसी चिट्ठी भी है जिससे यह पता चलता है कि आजाद हिंद फौज के खजाने में कितना पैसा था। फाइलों में लाल बहादुर शास्त्री की तरफ से नेताजी के भाई को लिखी चिट्ठी भी है जिसमें वो नेताजी के संघर्ष की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन फाइलों से नेताजी की मौत के रहस्य से पर्दा उठेगा। इस मुद्दे पर होगी बहस। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि फाइल तो खुल गई है, क्या देश और दुनिया के सामने नेताजी का सच बहुत जल्द आने वाला है। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बाद खुली फाइल, निकला सच। जिस लम्हे का लंबे वक्त से इंतजार था वो आखिरकार दुनिया के सामने आ ही गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों की डिजिटल कॉपी पीएम मोदी ने सार्वजनिक कर दी। जिस वक्त फाइलें सार्वजनिक की जा रही थी उस वक्त वहां मौजूद नेताजी का परिवार भावुक हो गया। उनकी रिश्तेदार अपने आंसू नहीं रोक पाई। ऑल द बसु फैमिली जो आया 19 आदमी, उनसे आई ओनली हैड सीन हिम, so naturally for me it was a very emotional day. मगर बड़ा सवाल यह है कि जिस बेसब्री से नेताजी की फाइलें सामने आने का इंतजार था उससे हासिल क्या हुआ। क्या अभी तक नेताजी की मौत के रहस्य से पर्दा उठ पाया है। अभी तक फाइलों से कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे पता चलता कि वाकई नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी। उधर सरकार इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने लंबे वक्त से अटकी देशवासियों की मांग पूरी कर दी है जो कांग्रेस पिछले 70 साल में नहीं कर पाई। देखिए, मैं समझता हूँ देश की जनता को ये जानने का हक था और देश की जनता ने के उस मांग को पूरा किया है, परिजनों की उस मांग को पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी से जब उनके परिजन अक्टूबर में मिले थे तो उन्होंने वादा किया था कि हम जल्द ही इन फाइलों को सार्वजनिक करेंगे। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने अपनी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए देश की जनता की मांग को इसको पूरा किया है। मामला इतना बड़ा है तो भला राजनीति कैसे न होती। एक अखबार के जरिए मीडिया में एक चिट्ठी आई। 27 दिसंबर 1945 की चिट्ठी में कथित तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन ब्रिटिश पीएम एटली को लिखा कि नेताजी बोस आपके युद्ध अपराधी हैं। कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया। ये राजनीतिक रूप से नेताजी के नाम को भुगताने एक शरारत पूर्ण अभियान के माध्यम से ये इनकी सुनियोजित कार्यप्रणाली है। नेताजी से जुड़ी 100 फाइलें सार्वजनिक होने के बाद अब ये मांग उठ रही है कि केंद्र सरकार रूस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका के पास मौजूद उनकी फाइलें भी सार्वजनिक करने के लिए दबाव डाले। हो सकता है कि उन फाइलों के सामने आने के बाद नेताजी से जुड़ी कोई अहम जानकारी दुनिया के सामने आ जाए। मगर 70 साल तक नेताजी से जुड़ी कई बातें सरकारों ने क्यों छुपा रखी। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलें सार्वजनिक हों। हम तो पूछेंगे में आपकी राय बेहद जरूरी है और इसीलिए सवाल एक बार फिर आपको याद दिला दें, क्या कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलें सार्वजनिक हो। अगर आपको लगता है हां तो टाइप कीजिए IBN7 स्पेस Y और नहीं तो टाइप कीजिए IBN7 स्पेस N। अपनी राय हमें 51818 पर SMS कीजिए। इसके अलावा आप #HTP और #नेताजी_फाइल्स से ट्विटर पर अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर आप अपनी राय रख सकते हैं। हम आपकी राय लगातार इस शो के अंदर दिखाते रहेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं चंदन मित्रा, बीजेपी के नेता, रागिनी नायक, कांग्रेस की प्रवक्ता, अनुज धर, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के ऊपर काफी रिसर्च के बाद किताब लिखी है, सैबल मजूमदार हमारे साथ यहां स्टूडियो में है जो ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी से जुड़े हुए हैं, और जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों के पास सबसे पहले मैं 30-30 सेकंड के लिए आ रहा हूं और मैं शुरुआत कर रहा हूं रागिनी नायक से। रागिनी, क्या आपको लगता है कि ये जो पेपर डिक्लासिफाई हुए हैं इसके बाद अगर वो बातें सच नहीं होती हैं जिनका बीजेपी दावा करती रही है तो उसकी साख पर सवाल खड़ा हो जाएगा? देखिए, साख पर सवाल तो पहले से ही खड़ा है। बंगाल की जो फाइल्स थी, 64 फाइल जो डिक्लासिफाई हुई,
उनके डीक्लासिफाई होने से पहले ये आरोप लग रहा था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि पंडित नेहरू ने ही शायद सुभाष चंद्र बोस जी की हत्या करवा दी। लेकिन जब वो फाइलें बाहर आई तो पहाड़ तो खुद गया लेकिन चुईया भी नहीं निकली। आज भी 100 फाइल्स बाहर आई हैं, सार्वजनिक हुई हैं, और पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के आरोप प्रत्यारोप और दुष्प्रचार की क्रिया शुरू। ठीक है रागिनी, आपके 30 सेकंड पूरे हुए। चंदन मित्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस आज डिक्लासिफिकेशन के थोड़े देर बाद ही हमलावर हो गई, और कांग्रेस का यह कहना था कि नेहरू जी एक स्टॉलवर्ट हैं और बहुत लंबे समय से इस बात का प्रयास चल रहा है कि उनका स्टेचर कम करके दिखाया जाए। गांधी जी पर भी हमले हुए हैं। देखिए, कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह शक के घेरे में है। अब नेहरू जी महान हस्ती थे, इसमें मैं इसका विरोध नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कहीं जरूर कोई बात थी जो वो छुपाना चाहते थे, और उनके ही आदेश पर ये फाइलें आज तक खुलासा नहीं किया गया, पब्लिक नहीं किया गया। नेहरू जी और उनके वंशजों ने जो राज के आदेश पर, वो उनमें से ये जाहिर है कि वो इस राज को खुलासा। अनुज धर, आपने तकरीबन मेरे ख्याल से 2 दशक तक रिसर्च की है नेताजी पर, और खास तौर पे कि क्या वाकई उनकी मौत 1945 पे हुई थी। पेपर जो डिक्लासिफाई हुए उनमें अभी तक, मैं जानता हूं कि आप उनको और पढ़ रहे होंगे भी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी है जिससे कि बात कुछ ज्यादा साफ हो सके? देखिए, मैं एज ए रिसर्चर मैं बहुत खुश हूँ। इस देश में ऐसी घटना घट रही हैं कि प्रधानमंत्री आते हैं, पूरा मीडिया आता है, और एक झटके में 100 फाइल पब्लिक होती हैं। कभी आज तक 100 फाइल मेरे ख्याल से 50 साल में पब्लिक नहीं होंगी। 100 फाइल निकलना बहुत बड़ी बात है। 15,000 पेपर हैं, तो मेरे लिए ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा दिन है। अब फाइलों में क्या लिखा है, अभी 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 समय लगेगा कि 15,000 को पढ़ने में बहुत टाइम चाहिए, लेकिन 100 फाइल का खुलना डेमोक्रेसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। प्रोफेसर इरफान हबीब, क्या आप भी मानते हैं कि 100 फाइलों का डिक्लासिफाई होना एक ऐतिहासिक क्षण है? और साथ ही साथ, क्योंकि मीडिया में हम भी बहुत केयरफुल हो रहे हैं, क्योंकि जहां तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सवाल है, उनका बहुत बड़ा स्टेचर है, नेशनल आइकॉन है। अब यहां से अगर इतिहास जैसे अभी हम समझते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं, अगर उसके बारे में धारणा बदलनी है तो उसका प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होगा। पूरे देश को और पत्रकारों को पढ़ने पर मजबूर किया गया है आज। प्रोफेसर साहब, देखिए, मैं एज ए रिसर्चर मैं ये कह सकता हूं कि जितना मटेरियल सामने आता है एक रिसर्चर के लिए उतना अच्छा है। और ये जो फाइलें आज हमारे सामने आई हैं, और एक रिसर्चर के नाते मुझे बड़ी खुशी है कि ये चीजें हुई, और ये बहुत पहले होना चाहिए था। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया था, इसका मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि बिना इन फाइलों को पढ़े हमें किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये जो कोशिश हो रही है नेहरू वर्सेस बोस, इसे नहीं बनाया जाए, क्योंकि बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि इन 100 फाइलों में क्या है। अभी तक सैबल मजूमदार, कोई नई बात सामने आई है कि नहीं आई है? ये तो नेहरू वर्सेस बोस की कहानी अभी नहीं है, ये बेसिकली कांग्रेस बीजेपी का कहानी हो जा रही है। कांग्रेस इज ब्लेमिंग द बीजेपी फॉर गेटिंग दिस फाइल्स आउट नाउ। तो मेरे को लगता है ये नहीं सोचना चाहिए। कांग्रेस जैसा क्लेम करते हैं, जो सुभाष बोस उनका लिए बहुत बड़े इंसान थे, लीडर थे, तो कांग्रेस को कोऑपरेट करना चाहिए बीजेपी के साथ इस मोमेंट में, जो सब फाइल आगे आए, हम लोग को सच पता चले। रागिनी, एक हवा ऐसी बनाई जा रही है कि कांग्रेस को बड़ा डर है। क्या वाकई कांग्रेस को डर है कि क्या सच आ जाए पता नहीं? आकाश जी, देखिए, 2-3 बातें मैं यहां पर रखना चाहूंगी जो कि महत्वपूर्ण है समझना। पहली बात तो यह है, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये फाइलें पहले डिक्लासिफाई क्यों नहीं हुई। तो अगस्त 2015 तक देश में जितनी भी सरकारें रहीं, उसमें कांग्रेस की सरकारें भी थी, मोरारजी देसाई जी की सरकार भी थी, वाजपेयी जी की भी थी, और 1 साल तक करीब करीब मोदी जी की सरकार भी थी, जिसका ये मानना रहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस जॉपर्डाइज हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन फाइलों को डिक्लासिफाई नहीं किया जाएगा। फिर अक्टूबर में मोदी जी ने कहा कि मैं डिक्लासिफाई करना चाहता हूं। तो अगस्त से अक्टूबर के बीच में आखिर इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा क्या फर्क आया?
मुझे तो नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, बंगाल का चुनाव जरूर नजदीक आ गया, जिसके चलते मौत पर सियासत भी शुरू कर दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। अब आज ही देखिए किस तरीके से दुष्प्रचार शुरू हो गया है। कांग्रेस तो कह रही है कि आप सिलेक्टिव लीक मत करिए, सारी फाइल्स डिक्लासिफाई करिए, हमें कुछ डरने की बात नहीं है। लेकिन इसको बार बार नेहरू बनाम बोस बनाने की जो कोशिश की जा रही है, वो मैं समझती हूं कि ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो भाजपा के लिए ही शायद छोड़ गए हैं कि कभी हिंदू मुसलमान को बांटिए, तो अब देश के महानायकों को भी बांटने का काम आप कर रहे हैं। क्यों नहीं पोर्ट्रेट लगाया था आपने पार्लियामेंट हाउस में? अच्छा, एक मिनट, ये सीधा सवाल एक पूछना चाह रहे हैं और मुझे लग रहा है वैलिड सवाल भी है। जी अनुज, पूछे। नहीं मैडम, आपसे ये जानना चाहता हूं कि 25 साल जब आपकी सरकार थी 1947 में, जब ट्रांसफर पावर के आप जो आपको बैठे बैठे आपको फल मिल गया वहां पे, वो उसके बाद से लेके सन 78 में मोरारजी के टाइम पे नेताजी का पोर्ट्रेट पार्लियामेंट हाउस में लगा। तो ये 25 साल तक आपने नेताजी का पोर्ट्रेट पार्लियामेंट हाउस में क्यों नहीं लगा? आपको इतनी इज्जत सुभाष बोस की है तो क्यों नहीं आपने पोर्ट्रेट पार्लियामेंट हाउस में लगाया उनका, और मोरारजी भाई को लगाना पड़ा आके सन 75-78 आके? अनुजधर जी, हाँ अनुजधर जी, आप एक उदाहरण दे रहे हैं, मैं आपको ऐसे 10 उदाहरण दे सकती हूं। बार बार आप तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, इतिहासकार हैं, रिसर्चर हैं, आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे। नेहरू और बोस के बीच के संबंध इतने मजबूत थे कि बोस ने अपनी आईएनए की एक रेजिमेंट का नाम ही जवाहरलाल रखा था। पूछ रहा हूं कि आईएनए के जब ट्रायल्स हुए तो जवाहरलाल नेहरू ने कोट पहनकर नेताजी के पंडित जी से रिलेशनशिप अच्छे थे, पता है सबको। सुभाष चंद्र बोस को डिफेंड करने के लिए चुनाव, एक मिनट सुन लीजिए ना, उनको डिफेंड करने के लिए उन्होंने वकालत का कोट जो है वो सबसे पहले इसी आईएनए ट्रायल्स में पहना था। मैडम, मेरे को बोलने उसके बाद भी आईएनए के बहुत सारे सैनिकों को डिप्लोमेटिक सर्विसेज में उसमें रखा गया। आप बार बार यही बात, आप लेकिन गलत तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए, आप क्या बात कर रही हैं? आप ऐसा आप कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कब से भर्ती क्यों नहीं किया गया? रागनी जी, मैडम मेरी बात सुनिए, आप जो ये दलील दे रही है ना कि पंडित जी ने उनको डिफेंड किया था, ये घसी पिटी पुरानी आप बात कर रहे हो। सन 70 के बाद से डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हुए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साइड से, यहाँ से उसमें साफ लिखा है कि पंडित जी ने पॉलिटिकल कारणों से डिफेंड किया आईएनए को। तो सुपड़ा साफ आपका लोग था 46 के इलेक्शन में आकर के। तो ये जो आप जो दलील दे रही है 90 की 95 की बात कर रही है, आप ऐसा सोचते हैं कि पॉलिटिकल कारण से किया डिफेंड, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि पॉलिटिकल कारण से ये फाइल्स डिक्लासिफाई हो रही है। अरे मैंने आपसे सवाल पूछा, पोर्ट्रेट क्यों लगा, उसका जवाब दे नहीं रही आप, उसको लेके जा रही है पंडित जी ने डिफेंड नहीं किया। पॉलिटिकल चंदन जी, थोड़ा राजनीतिक बहस में मैं नहीं चाह रहा हूं आज ये उलझ जाए, पूरे इशू को पॉलिटिकल और उसका कारण है। चंदन जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सेबल एक मिनट में आपके पास भी आता हूं। चंदन जी, 2-3 बातें हैं जो डिक्लासिफाइड पेपर से सामने आती हैं। एक तो ये कि गांधी जी को खुद को भी शक था और उन्होंने बाकायदा डिक्लासिफाइड पेपर्स में उनको कोट किया गया है, जहां वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि सुभाष की मृत्यु हो गई है। ये उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ये डिक्लासिफाइड पेपर्स में। ये भी है कि 1962 में बाकायदा नेहरू जी ने एक पत्र लिखा जो सुभाष चंद्र बोस की फैमिली को लिखा था, और उसमें यह कहा कि कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि नेताजी मारे गए हैं। ये जो आगे की प्रक्रिया है, इसको आप कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे कि बिल्कुल देश के सामने पूरी बात साफ हो? क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही है रूस के पेपर जब तक डिस्क्वालीफाई नहीं हो, जब तक डिक्लासिफाई नहीं होंगे, तब तक शायद ये स्पष्ट नहीं होगा कि नेताजी 1945 के बाद जिंदा थे कि नहीं थे। जी देखिए, इसमें तो अभी बहुत रिसर्च बाकी है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि नेताजी का कोई भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि अगर उनका देहांत वो प्लेन क्रैश के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया और जहां क्योंकि उनके बदन का बहुत बड़ा हिस्सा जल चुका था तो उनकी मौत हो गई 1-2 दिन के बाद, जो जैसा आज फाइल में निकला है और पहले से भी आपके हबीबुर रहमान के बयान से जो सामने आया था कई साल पहले। तो अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसमें हमेशा एक शक तो बना ही रहेगा। लेकिन मैं समझता हूं आज फाइलों में से सबसे बड़ी बात ये नहीं है, आज जो निकल रहा है कि देखिए नेताजी आज तक जीवित नहीं है, ये तो मैं समझता हूं हर कोई मानेंगे। अब सवाल ये है कि अगर उस प्लेन क्रैश से वो बच के निकले तो कहां गए, बचे भी या नहीं, तो ये सब सवाल है। और मैं समझता हूं कि इसका समाधान तभी होगा जब बाकी देशों में जो फाइलें हैं और उस समय के जो जासूस चारों तरफ, आपको याद रखना होगा
कि द्वितीय विश्व युद्ध तभी मैंने 1-2 दिन पहले ही समाप्त हुआ था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एटॉम बॉम्ब फेंका गया था और ये बात हो रही है 18-20 अगस्त उसी साल की। तब तक फॉर्मोसा जापान के नियंत्रण में था। तो इस समय की जो घटनाएं हैं युद्ध और युद्धोपरांत स्थिति का, इस समय के सारे फाइलें जो ब्रिटेन में हो, रूस में हो, ये सारे जब तक हमारे सामने नहीं आ जाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वाकई में वास्तव में क्या हुआ। उस इरफान हबीब जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोई एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहेंगे एक सीनियर हिस्टोरियन के तौर पे, क्योंकि बहुत पॉलिटिकली चार्ज एटमॉस्फेयर है, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे वाम दलों की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, यहां पर स्टेक्स सबके लिए बहुत हाई हैं, लेकिन देश सच जानना चाहता है, साइंटिफिकली उसकी पूरी स्टडी हो और फिर सामने आए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इसमें इन फाइलों में क्या है। आगे जो फाइलें नहीं आई हैं सामने, वो सामने आनी चाहिए। उसके बाद रिसर्चर्स को पढ़ के समझ के अपनी ओपिनियन बनानी चाहिए। मैं तो राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन जो राजनीतिक दल कर रहे हैं नेताजी के साथ, वो मुझे लगता नहीं है कि बहुत न्याय कर रहे हैं। क्योंकि नेताजी को जिस तरह से देखा जा रहा है, मैंने जितना पढ़ा है, नेताजी की शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी, उनके रिलेशनशिप अपने कांग्रेस के लीडर्स के साथ भी और देश की राजनीति के साथ भी बिल्कुल अलग थे। आज उनको बचाने के लिए, उनकी बात कहने के लिए वो लोग सामने आ रहे हैं जिनका कोई संबंध उस तरह की राजनीति से नहीं था। इरफान जी, लेकिन क्या हिस्ट्री में आप इस बात को भी मानते हैं कि जो कुछ अवेलेबल है नेहरू जी को एक खतरा महसूस हुआ था कांग्रेस के अंदर और उसके कारण सुभाष चंद्र बोस को पीछे रखा गया? मुझे नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नेता ऐसा है। नेहरू को आप पढ़िए, नेहरू बहुत पावरफुल लीडर थे, बड़े पॉपुलर लीडर थे, एक मास सपोर्ट वाले लीडर थे। आज के जो नेहरू परिवार है उससे ना जोड़िए नेहरू को। नेहरू की पोजीशन एक बड़ी अलग पोजीशन थी और नेहरू को अंडरमाइन करना, सेबल थोड़ा सा अलग राय रखते हैं। सेबल ये ज्यादती है। जी सेबल। इरफान साहब, आप जो कह रहे हैं नेहरू जी ने बहुत पावरफुल लीडर थे, मैं ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूं, सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आपसे, अगर वो पावरफुल लीडर थे तो 48 में मेरे कश्मीर हाफ कैसा टूट जाते हैं, फिर 62 में चाइना हमारे इतना जमीन कैसा ले लेते हैं। तो बाकी अरे आप दूसरी चीज बात कर रहे हैं, मैं पावरफुल और चीज कह रहा हूं। नहीं, आप देखिए, ऐसा है, आप जो पावरफुल बात कह रहे हैं, पावरफुल लीडर एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? आप जो कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस के अंदर बात कर रहे हैं। डिस्कशन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा है, जरूरत होगी। और आप मुझे मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा है। जी बिल्कुल, आपके पास भी आ रहा हूं। मैंने किसी और एक मिनट में बात अपनी पूरी करूं। मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा है वो कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है। ये 1950s और 60s का जो भारत है, 1950s 60s का जो भारत है, वो एक नया देश का निर्माण उस वक्त हो रहा था। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने थी, बहुत सी कमियां नेहरू ने की, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और कश्मीर का भी एक मुद्दा है जिस पर हम सब लोग बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नेहरू एक पॉपुलर, एक वाइडली एक्सेप्टेड लीडर नहीं थे। वो एक अलग मुद्दा है। वो जो कमियां हैं, गलतियां हैं, वो अपनी जगह हैं, वो इतिहास का हिस्सा है। एग्जांपल देना चाहता हूं जिनसे हमको। इरफान सर, आपने किसी बात बोली कि ये पॉलिटिकल इशू है, वो है करके। ये इशू पॉलिटिकल तो हमारे पैदा होने से पहले हो गया था, जब इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने जब वो बात में जो करे इन्होंने कि इंक्वायरी कराने को राजी नहीं हो रहे थे। देखिए, सवाल ये है कि आप जो बात कर रहे हैं कि इतिहासकारों को आना चाहिए, ये आज जो सारा मुद्दा आपके सामने आया है क्योंकि हमारे जैसे लोग सड़कों में निकल के डीक्लासिफिकेशन की डिमांड किया। एक इतिहासकार नहीं आया सपोर्ट में डीक्लासिफिकेशन के, एक आदमी सड़क में नहीं उतरा हमारे साथ में। आज अब हम लोग सारा का सारा माल निकाल के लेकर आ गए, तो अब कह रहे हैं साहब इतिहासकार को भी लेके जाओ, इशू पॉलिटिकल नहीं है। इशू पॉलिटिकल नहीं है तो क्या धार्मिक इशू है क्या? शंकराचार्य तो उसको डीक्लासिफाई नहीं करवाएंगे ना, डीक्लासिफिकेशन तो पॉलिटिकल पार्टी कराएगी। हम लोगों ने 2004-5 से इसको डिमांड को रेस करना शुरू किया। कांग्रेस पार्टी के तो कान में जू नहीं रहेगा उसके बाद से। अब जाकर के वो मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया कि फाइल निकल गई तो अच्छी बात है, लेकिन ये बात आप पूरी बहुत बचकाना पॉलिटिकल इशू ना हो। अरे सारा दुनिया पॉलिटिकल है, इशू धार्मिक इशू थोड़ा ना, ये इशू धार्मिक नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिक्स पर भी जाता हूं। चंदन मित्रा जी, जो टाइमिंग है देख के सब यही कह रहे हैं कि जिस तरह से बात हो रही है, पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले इन फाइल को डिक्लासिफाई किया गया है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव तो है। और साथ ही कांग्रेस ये भी कह रही है कि सिलेक्टिव डिक्लासिफिकेशन क्यों हुआ है।
बिल्कुल। कांग्रेस को बोलने का हक नहीं, कांग्रेस ने तो फाइलें सीक्रेट रखी पहले, वो कौन सा बोल रहा है? मैं कांग्रेस की तो मैं कह रहा हूं खुद, ममता बनर्जी ने तो कलकत्ता में जो फाइल थे उसको पहले डिस्क्लासिफाई कर दिया। यहाँ पर 3 पैनलिस्ट कांग्रेस से ही सवाल पूछ रहे हैं, तो जवाब देने का मौका तो मिलना चाहिए। एक मिनट चंदन जी, बात पूरी करें 30 सेकंड, उसके बाद मैं रागिनी के पास जाता हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, और अनुज जी ने जो बात कही अभी एकदम सही है, क्योंकि ये सब फाइल्स डिक्लासिफाई हो, कुछ लोग ये नहीं चाहते थे। ये पूरे भारत में जो इतिहास के शोध संस्थान जो हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उस पर कब्जा वाम दलों का, वामपंथियों का था। वामपंथी जो थे वो नेताजी को जापानी डिक्टेटर तोजो के लैप डॉग यानी पालतू कुत्ता कहते थे, तो उनके नेताजी के प्रति एक विद्वेष था उनका, तो वो नहीं चाहते थे कि सारी बातें खुल के सामने आ जाएं। और नेहरू जी की बात तो अभी काफी कुछ हुई है, मैं उसको और बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन जरूर यही सब फैक्टर्स हैं जिसके कारण आज तक ये खुलासा नहीं हुआ, और मोदी जी को वाकई पूरा देश बधाई देगा कि आपने हिम्मत करके अब सामने आए और इधर उधर सोच के बिना सब कुछ आखिरी कमेंट रागिनी आपका, 30 सेकंड आपके पास, रागिनी सामने रख दिया। देखिए, 2 बातें सामने रखना चाहूंगी। पहली बात, 9 दिसंबर 2001 में रेंकोजी टेम्पल के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी ये कहकर आए, जो कि अब पत्थर पर अंकित है, कि मैं यहां दोबारा आकर बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि भारतवर्ष के एक बहुत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृतियां यहाँ पर रखी हुई हैं। तो या तो अटल बिहारी वाजपेयी झूठ बोल रहे थे तब, या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उसकी दाल में एक मिनट, वो उसकी दाल में कुछ काला है, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। दूसरी बात, चाहे पंडित नेहरू हो या सुभाष चंद्र बोस हो, दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन वो देश को आजाद कराने के लिए तन मन धन से लगे हुए थे। अब ये भारतीय जनता पार्टी का तो अस्तित्व ही नहीं था, आरएसएस अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी, और किसी तरीके के स्वतंत्रता संग्राम की एक गतिविधि में शरीक नहीं हुई। मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस पर चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स अभी पढ़े ही नहीं गए हैं, और ये बहुत जरूरी है। और ये भी सही है कि राजनीति इस विषय पर होने से हम रोक नहीं सकेंगे, वो तो होगी। जो कद है नेताजी का वो इतना बड़ा है, लेकिन देश सब राजनीति को हटा के देश के स्कॉलर्स से ये जानना चाहेगा कि नेताजी का सच क्या था। सभी मेहमानों को धन्यवाद। लेकिन वक्त आपके जवाब का, जनता की राय का। सवाल था, क्या कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नेताजी की फाइलें सार्वजनिक हो? 93%, 93% दर्शकों का जवाब है हाँ, सिर्फ 7% दर्शकों का जवाब है नहीं। ट्विटर पर यही सवाल हमने पूछा था, 85% दर्शक कह रहे हैं हाँ, 15% दर्शक कह रहे हैं नहीं।